आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और हमने वहाँ पर देखा था कि वहाँ जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण परिपथ में उसकी उत्पत्ति होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है ये चुंबक को जो हम गति करवा रहे हैं, चुंबक जो गति कर रहा है, गति करने में जो कार्य किया जा रहा है वही कार्य उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात जो ऊर्जा हमने चुंबक को गति कराने में इस्तेमाल की थी वह ऊर्जा उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखो, जैसे समझना मेरी बात को, जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे ये कोई दंड चुंबक है। इस दंड चुंबक को जब हम इस कुंडली के नज़दीक लाते हैं तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जो ऊर्जा हमने इसको गति कराने में खर्च की वह ऊर्जा, गति कराने में जो ऊर्जा खर्च हुई वह ऊर्जा इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इसको इसके पास लाते हैं तो ये इसके पास आने का विरोध करता है। ऐसा कैसे संभव है? जब हम इसको पास लाएंगे तो इसमें इस प्रकार से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिससे ये भी एन ध्रुव के समान बिहेव करता है। अब ये एन ध्रुव इस एन ध्रुव को पास आने का क्या करेगा? विरोध करता है। या यूँ कह दूँ मैं कि जब दंड चुंबक का एन सिरा इस कुंडली के नज़दीक पहुँचता है तो इसमें वामावर्त दिशा में विद्युत धारा बहती है और जब वामावर्त दिशा में विद्युत धारा बहती है तब वो उत्तरी ध्रुव एन ध्रुव के समान बिहेव करता है। लेकिन अगर हम इसको दूर लेके जाएं तो ये एस ध्रुव के समान बिहेव करता है और इसमें दक्षिणावर्त दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप इतना याद रखें कि जब कुंडली में वामावर्त दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो एन ध्रुव के समान व्यवहार करता है। इसके विपरीत अगर उस कुंडली में दक्षिणावर्त दिशा में विद्युत धारा बहती है तब वो दक्षिण ध्रुव के समान व्यवहार करता है। तो जब देखिए आप एन सिरा इसको दूर लेके जा रहे हैं, ये दूर जा रहा है, तो ये कब इसका विरोध करेगा? जब ये एस बनेगा तब ये एस इस एन को अपनी ओर खींचेगा, जबकि चुंबक जा रहा है इधर। तो इस पर तब ये चुंबक की गति का क्या करता है? विरोध करता है। तो ये बात आपको यहाँ पढ़नी है। आप देखिएगा कि जब दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, ये उत्तरी ध्रुव है इसका, किसी वर्ताकार कुंडली है ना, किसी वर्ताकार कुंडली के पास लाते हैं, इसके पास ला रहे हम, तो कुंडली में वामावर्त दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसके पास आते हैं तो इस कुंडली में वामावर्त दिशा जो होती है उस वामावर्त दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। देखो, ये वामावर्त दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज विद्युत धारा इसमें उत्पन्न हो गई है जिससे कुंडली एन ध्रुव के समान व्यवहार करती है। और किसके समान व्यवहार कर रही है? एन ध्रुव के समान व्यवहार करती है, जिससे कुंडली व चुंबक के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब ये भी एन बन गया, ये भी एन बन गया, तो इनके बीच लगेगा अब प्रतिकर्षण बल और चुंबक आ रहा है उसके अपोजिट, तो ये इसका विरोध करेगा, जो चुंबक की गति का विरोध करता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक गति करता है। अब प्रतिकर्षण बल लगने लग गया, उसके विरुद्ध ये चुंबक गति कर रहा है। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक गति करता है जिससे कार्य करना पड़ता है और कार्य करने में ऊर्जा खर्च होती है। यही ऊर्जा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न होती है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका है। इसका अपोजिट देखिए अगर हम, कि जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, देखो अब की बार एन ध्रुव को मैं एन ध्रुव को कुंडली से दूर लेके जा रहा हूँ, तो कुंडली में
दक्षिणावर्त दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उस पोजीशन में ये जो कुंडली है इसमें दक्षिणावर्त दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे कुंडली एस ध्रुव के समान व्यवहार करती है और ये एस ध्रुव के समान बिहेव कर रही है। चुंबक के एन ध्रुव व कुंडली के मध्य आकर्षण का बल लगता है। चुंबक का जो एन ध्रुव है ये एन ध्रुव और ये जो एस ध्रुव है इनके बीच क्या लगेगा, अब आकर्षण का बल लगता है। इस बल के विरुद्ध चुंबक की गति के कारण कार्य करना पड़ता है। आकर्षण बल लग रहा है और उस आकर्षण बल के विरुद्ध इधर चुंबक गति कर रहा है। कार्य करने में ऊर्जा खर्च होती है, सही बात है, और यही ऊर्जा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न होती है। इस प्रकार लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्लियर, समझ में आपको आ गया होगा। अगला टॉपिक, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। फैराडे तथा लेंज के नियम से E बराबर होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, ये बात हम जानते हैं। क्लियर, फैराडे और लेंज ने हमें बता दिया था कि E बराबर क्या होता है, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश का एक टॉपिक है, इसको हम पढ़ना चाह रहे हैं कि जो उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत धारा, उसमें प्रेरित विद्युत धारा का फॉर्मूला और प्रेरित आवेश का फॉर्मूला हम इस टॉपिक में डेराइव करना चाह रहे हैं। तो फैराडे और लेंज दोनों ने मिलकर जो बताया था वो बताया था E बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, यदि कुंडली में n फेरे उपस्थित हों तो E बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी होता है। भाई अगर एक फेरा होगा तो यही सूत्र रहेगा, पर अगर n फेरे हैं तो n से इसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो, कुंडली का प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, कैपिटल R मान लिया, तो परिपथ में प्रेरित धारा होगी और वो होगी I बराबर E अपॉन R, समीकरण नंबर 2। I बराबर क्या हो गया, E अपॉन R है जो समीकरण नंबर 2 है। क्लियर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो आप, तो E की जगह ये रखूँगा मैं, तो ये हो गया I बराबर n अपॉन R माइनस का n अपॉन R डी फाई अपॉन डी टी, और ये बन गया समीकरण नंबर 3। क्लियर, तो ये समीकरण 3 कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की वैल्यू को प्रदर्शित करता है। तो ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो अपन ने ऊपर लिख लिया था, और ये कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की वैल्यू है। तो चूंकि I बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है, तो समीकरण 3 से डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर और डी फाई अपॉन डी टी, माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कट गया और ये हो गया डी क्यू बराबर माइनस एन अपॉन आर और डी फाई। क्लियर, समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समीकरण 4 का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन अगर हम करें तो समाकलन डी क्यू बराबर माइनस का एन अपॉन आर और डी फाई। क्लियर, तो समाकलन डी क्यू का मतलब तो क्यू होता ही है और माइनस का एन अपॉन आर और समाकलन हो गया डी फाई। क्लियर, अब यदि फ्लक्स में परिवर्तन φ1 से φ2 हो, मतलब शुरुआत में फ्लक्स φ1 हो और बाद में क्या हो जाता हो, φ2 हो जाता हो, तो इस समाकलन की लिमिट हो जाएगी φ1 से φ2 और डी फाई का डी फाई। तो मैंने q का q लिख दिया बराबर माइनस का n बटे आर और डी फाई और φ1 से φ2। क्लियर, तो q इज इक्वल टू माइनस का n अपॉन आर और डी फाई का क्या होता है फाई और φ1 से φ2। अब ये वैल्यू रख दो, तो φ2 माइनस क्या हो गया φ1। आपको पता है पहले अपर लिमिट रखी जाती है जो φ2 है और बाद में लोअर लिमिट रखी जाती है जो वास्तव में φ1। तो ये हो गया φ2 माइनस φ1। इस नेगेटिव चिन्ह को अंदर भेज दें तो बन जाएगा q बराबर n अपॉन आर φ1 माइनस φ2, और यहाँ लिख रखा है मैंने कि रटना है वेरी मोस्ट। मतलब ये जो सूत्र है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है।
तो आपको ये फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है कि प्रेरित आवेश का फॉर्मूला क्या है। तो प्रेरित आवेश का फॉर्मूला है Q बराबर N/R φ1 माइनस φ2। क्लियर, ये इसके प्रेरित आवेश का फॉर्मूला है। तो बाकी अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।